बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाज़िर नई वीडियो के साथ उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरू की। पेरू एक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है और इस कंट्री में जो है ज़्यादातर स्पेनिश बोली जाती है। अगर आप इस कंट्री में जाना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा वीज़ा है जिसे पेंशनर वीज़ा कहते हैं, जिसे रेंटिस्टा वीज़ा भी कहते हैं, रिटायरी वीज़ा भी कहते हैं। पेरू में इसे रेंटिस्टा वीज़ा कहते हैं, जो कि स्पेशली रिटायरीज के लिए बनाया गया है, या फिर अगर आपकी पेंसिव इनकम है, यानी कि कोई प्रॉफिट आपको आ रहा है, डिविडेंड वगैरह, या फिर आप सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ले रहे हैं, या फिर इस तरह की कोई इनकम आपके पास आ रही है, तो आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल होते हैं। और मजीद आपको तमाम वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको तमाम जो गाइडेंस है वो दी जाएगी और तमाम प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तमाम आपको बताए जाएंगे। तो ये कंट्री जो है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी अफोर्डेबल है, साउथ अमेरिका में मौजूद है। और इसके साथ और काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं उनका बॉर्डर मिलता है, जैसे कि चिली हो गया और बहुत ही पनामा के करीब पड़ती है। यानी कि पूरा इस कंट्री का अगर आप कार्ड ले लेते हैं तो आपको पूरा साउथ अमेरिकन कंट्री जो है वो एक्सेसिबल हो जाएगा। इसके अलावा यूरोप जा सकते हैं, यूरोप में शेंजन आप जा सकते हैं, आपको इजी एक्सेस हो जाएगी। तो काफ़ी बेनिफिट हैं। और इस वीज़े का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि आपको डे 1 से पीआर मिलती है। जी हाँ, बाकी जो कंट्रीज़ है पहले बताई हैं, डिस्कस कर चुके हैं जिन कंट्रीज के बारे में हम, उनमें सबसे पहले टीआरसी दी जाती थी, टेम्परेरी रेजिडेंसी, उसके बाद पीआर मिलती थी। लेकिन इस कंट्री में रहने के, इस वीज़े पे जाने का फ़ायदा ये है कि यहाँ डे 1 से आपको पीआर मिलती है, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। और उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि आपकी 1000 जो पर मंथ है वो इनकम आनी चाहिए। तो एक तो आपको पहले कंट्री के बारे में बता दूं कि एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है काफ़ी अफोर्डेबल है। इसके अलावा जो क्लाइमेट है वेदर का वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती, ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती। तो काफ़ी अच्छा वेदर है वहाँ पे, आपको कोई किसी किस्म का वेदर को लेके मसला नहीं बनेगा। इसके अलावा हेल्थ केयर की बात करें तो हाई क्वालिटी की हेल्थ केयर आपको यहाँ को देखने मिलेगी और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। और इसके अलावा स्टेबल रेजिडेंसी है यहाँ पे, क्योंकि पीआर डे 1 से आपको मिल जाती है। तो इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो एक तो 1000 यूएसडी आपके पास पर मंथ, उसके बराबर की इनकम आनी चाहिए। अगर आप किसी और करेंसी में ले रहे हैं, अगर यूएसडी में ले रहे हैं तो 1000 या उससे ज़्यादा की इनकम होनी चाहिए। तो ये आपको लाइफ टाइम के लिए आती हो। अगर आप पेंशनर हैं तो वो जितनी आपकी लाइफ है उतनी तब तक आपको मिलनी चाहिए। या फिर अगर आप इसके अलावा अगर पेंशनर नहीं है तो आपको पैसिव इनकम जो है वो आनी चाहिए, और वो किस किस वे से आनी चाहिए वो भी उन्होंने बताया हुआ है। तो उसके लिए एक तो आप या तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिल रहे हो आपको, ठीक है, किसी किस्म के, या फिर आप पेंशनर हो, या फिर कोई एन्युटीज वगैरह, या कोई आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट की हुई हो जिससे आपको इतनी अमाउंट जो है पर मंथ जो आती हो उससे रिटर्न जो है, या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी बैंक में की हो जहां से आप प्रॉफिट ले रहे हो, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर आप इनमें से किसी में भी फॉल करते हैं, या फिर अगर आप इंटरनेट पे ऑनलाइन काम करते हैं और परमानेंट किसी के एम्प्लॉय हैं, कोई ऐसा एग्रीमेंट आपने किया हुआ है जो फिक्स टाइम के लिए 5 साल 10 साल के लिए है, और फिक्स अमाउंट आपको सैलरी की मद में आ रही है, और वो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करती है सैलरी की, यानी कि 1000 यूएसडी या उससे ज़्यादा की, तो तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और डे 1 से आपको क्योंकि पीआर मिलेगी, आपको कोई मसला नहीं होगा। तो इसके अलावा जो पेंशन सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा अगर आप पेंशनर हैं, और उसको स्पेनिश में ट्रांसलेशन करानी होगी इसकी, क्योंकि यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, इसलिए वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्पेनिश में आपको ट्रांसलेट भी करवाने होंगे किसी सर्टिफाइड ट्रांसलेटर को दे के, उसकी सर्विसेज लेके। तो एक तो ये इस बात का आपने ख्याल रखना है, और उसको अपोस्टाइल भी आपने करवाना है। तमाम डॉक्यूमेंट्स को जितने भी आपको आगे भी बताऊंगा वो तमाम आपने अपोस्टाइल भी करवाने हैं, और साथ में आपने वो ट्रांसलेशन भी उसकी करवानी है उसको स्पेनिश लैंग्वेज में। तो इसके अलावा जो है वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए, वो तकरीबन 6 मंथ से ज़्यादा एक्सपायरी होनी चाहिए उसकी, 6 मंथ से कम नहीं चलेगा। अब तो रिकमेंडेबल यही है कि आप 1 साल या उससे ज़्यादा का जो एक्सपायरी है वो उसको तब साथ लगाएं इस केस को, तब तक डॉक्यूमेंट पूरे कर लें। अगर आप उसकी कम है तो नया बनवा लें, तब तक आप डॉक्यूमेंट तैयार करके बाकी आपकी इस कॉपी को साथ लगा दें नया बनवाने के, तो फिर इसको अप्लाई करें। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो आपने बनवा लेना है। किसी भी खिदमत सेंटर पे जाएंगे आप तो वहाँ से आप इजीली पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और उसको साथ में आपने अपोस्टाइल भी करवाना। और ये 6 माह से ज़्यादा का वैलिड एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि 6 माह से ज़्यादा ना हो इसको इशू कराए हुए आपको। तो अगर आपने इससे ज़्यादा का मतलब 5 माह भी हुए हैं तो मशवरा यही है कि आप दोबारा से उसको री इशू करवा लें, अगर आपने पहले से ऑलरेडी इशू करवाया हुआ है तो उसको आपने अपोस्टाइल भी करवाना है, और साथ में जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने लगाना है, और स्पेनिश में भी इसको आपने ट्रांसलेट करवाना है। इसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट एक आपको चाहिए होगा, यानी किसी भी अच्छे फर्म से आप एम्बेसी से रब्ता कर लें, अगर वो कुछ सजेस्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी भी अच्छे फेमस जो
हॉस्पिटल है उस पर चले जाएं, वहाँ से जो है हेल्थ सर्टिफिकेट वहाँ से ले लें, तो उसको भी फिर आप अपोस्टाइल भी करवाएंगे। और उसके अलावा फिर आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल करना है, वो आपको वीज़ा एम्बेसी की जो वेबसाइट है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो एक छोटा सा मसला ये है कि इसकी जो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहें तो, नहीं तो मैं मशवरा ये दूंगा कि आप किसी भी कंसल्टेशन ले लें किसी भी लॉ फर्म की, किसी भी इमिग्रेशन लॉयर की या फिर कंसल्टेंसी फर्म की। तो आपको फ़ायदा ये होगा कि चार्जेस तो वो लेंगे तकरीबन, वो भी इतने खास ज़्यादा नहीं होंगे, तकरीबन 2 से 3 हज़ार USD आपके लेंगे, लेकिन आपकी परेशानी जो है वो उसमें कमी आ जाएगी। यानी कि आपको एक तो डॉक्यूमेंट जो है स्पेनिश में ट्रांसलेशन है वो उसकी भी आपको मसला नहीं होगा, वो भी आपको उसकी फैसिलिटी देंगे। वो तमाम चीज़ें उन्होंने लिखी होती हैं, अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऐसे लॉ फर्म मिल जाएंगे जो कि पेरू में काम करते हैं और वहाँ से इंटरनेशनली काम करते हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड वो डील कर रहे हैं लोगों को इंटरनेशनली। तो आप उनकी जो खिदमात हैं वो ले सकते हैं, और वो भी तकरीबन 2 से 3 हज़ार USD तकरीबन लेते हैं मैक्सिमम। और उसमें तमाम जैसे उनकी वेबसाइट खोलेंगे उनको उनकी वेबसाइट पे ही आपको डिटेल मिल जाएगी, ये वो फैसिलिटीज आपको देंगे, जिनमें ये ट्रांसलेशन की है और साथ में एम्बेसी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एम्बेसी रिलेटेड मामला हैं, वो भी वो आपको डील करके देंगे। तो एक बात यह है कि इसके प्रोसेस जो है अगर आप खुद से करना चाहें तो प्रोसेस के लिए आपको जो है एम्बेसी की जरूरत होगी, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको या तो इंडिया जाना होगा या फिर आपको ईरान जाना होगा। इंडिया तो आप जा नहीं सकते, तो इसलिए कोशिश करें कि आप ईरान का वीज़ा ले लें, और बाई रोड भी जा सकते हैं और बाई एयर भी जा सकते हैं। तो लेकिन ईरान जाने से पहले आप ऑनलाइन जो है चेक कर लें, उनसे रब्ता कर लें, उनको ईमेल कर दें या फिर रब्ता कर लें। अगर कोशिश करूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका एड्रेस वगैरह दे दूं। ये तेहरान में मौजूद है इनकी एम्बेसी, और आप जाके उनसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं वीज़ा जो है अप्लाई करने के लिए। तो आपने जो एक तो अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो फिर आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाने हैं। अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको जाने होंगे, ईरान जाना होगा, तेहरान में वहाँ पे सबमिट करवाने, और उसको स्पेनिश में भी आपने ट्रांसलेशन करवानी होगी। तो एक तो ये हो गया, फिर आपने जाके फ़र्ज़ करे जमा करवा दिया। तो जैसे ही आपका वीज़ा ग्रांट होता है तो उसमें तकरीबन 2 से 3 माह लग जाएंगे आपका वीज़ा अप्रूव होने में, अगर उन्होंने वीज़ा अप्रूव करना है तो। क्योंकि वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको पहले आपसे लेंगे, आपका वीज़ा आगे भेजेंगे, क्योंकि खुद से वो कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। वो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीछे कंट्री में भेजेंगे, सेंड कर देंगे। एम्बेसी जो है डायरेक्टली जो है ऑफिस जो उनकी कैपिटल सिटी है लीमा पेरू की, वहाँ पे अपने जो ऑफिस है वहाँ पे जमा करेंगे, वहाँ से फिर वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फिर अगर उन्होंने आपको वीज़ा देना होगा तो वो फिर एम्बेसी को बताएंगे, और एम्बेसी आपको ईमेल करेगी या फिर कॉन्टैक्ट जो भी आपने दिया होगा। तो अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो वीज़ा अप्रूव होने के बाद आपको डायरेक्टली PR कार्ड मिल जाएगा। यानी कि फर्स्ट तो आपका वीज़ा लगाया जाएगा, वीज़ा आपको दिया जाएगा। वीज़ा जाने के बाद आपने जैसे ही अगर आप पेरू में जाते हैं, पेरू में जाने के तकरीबन 1 माह के अंदर आपने वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। उनकी जो ऑफिस है इमिग्रेशन का, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आपने फॉरनर ID बनवानी है अपनी। वो फॉरनर ID बन जाएगी, उसके साथ आपको आपका PR कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, PR कार्ड मिलने के बाद आप तमाम फैसिलिटीज़ ले सकते हैं जो वहाँ के सिटीजन या जो है शहरी वहाँ से रेजिडेंट वहाँ पे ले रहे हैं, जिसमें हेल्थ बेनिफिट आ गया या फिर और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं वो आप ले सकते हैं। तो इस वीज़े का फ़ायदा ये है। तो इसके अलावा जो आपको एक्सपेंसेस का बता दूं कि कास्ट कितनी पड़ेगी आपको। मुख्तलिफ जो एक्सपेंसेस हैं जिनमें वीज़ा फ़ीस जो है वो तकरीबन 200 USD के बराबर आपको कास्ट करेगा वीज़ा। और इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस जो है वहाँ पे कार्ड मिलने तक आपको बाय करनी होगी, जो कि 150 USD तक पर मंथ आपको पड़ेगी। उसके बाद क्योंकि वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट और उसमें आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको हेल्थ तक रसाई हो जाएगी, और अगर फ्री है तो फ्री मिलेगी, अगर वहाँ पे फ्री नहीं है तो उसमें भी आपको उस हिसाब से जो उनके सिटीजन के लिए है वो आपको भी उस हिसाब से वो ट्रीट करेंगे। फिर लीगल असिस्टेंट के लिए जो आपका खर्चा है वो 2 से 3 हज़ार वो आपको बताया वो आ जाएगा अगर आप किसी लॉ फर्म की खिदमत लेते हैं। तो रेजिडेंसी कार्ड जो है वो आपका 50 USD फीस आप पे करेंगे, उसके बाद वो आपको दे देंगे। आपका जैसे कि नादरा का कार्ड बनता है इस तरह फीस दे के आप उसको रिन्यू भी करवाएंगे, फर्स्ट में जब बनता है तभी आप फीस पे करते हैं, तो वो भी 50 USD आपको पे करने होंगे फीस के। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो वहाँ पे रहने के लिए वो तकरीबन आपको एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट लीमा में मिल जाएगा, तकरीबन
500 से 800 USD के बराबर जो है। तो इनके आसपास आपको काफ़ी अच्छा 2 बेडरूम का जो है अपार्टमेंट मिल सकता है। इसके अलावा ग्रोसरीज के लिए तकरीबन 300 के लगभग आपके पर मंथ चार्जेस आ सकते हैं, एक्सपेंसेस। इसके अलावा खाने पीने के डेली के हिसाब से अगर आप बाहर खाना खाते हैं तो वो 5 से 12 USD पर मील आपको आ सकते हैं। इस हिसाब से जैसे जैसे आप खाना खाएंगे उस हिसाब से आपको पे भी करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन अगर आप सफ़र करते हैं इन दी सिटी या फिर आउट ऑफ दी सिटी तो उसके आपको तकरीबन 30 से 50 USD पड़ेंगे पर मंथ के हिसाब से। तो ये तमाम डिटेल थी छोटी सी। मज़ीद आप कुछ पूछना चाहें तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कहानी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और अगर कुछ मज़ीद किसी और कंट्री के बारे में पूछना चाहें तो वो भी बता सकते हैं, हम ज़रूर उसका रिप्लाई भी देंगे। और बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट चीज़ है, अगर आपके पास इतनी इनकम आ रही है तो इस ऑप्शन को ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर अवेल करें। आपको यकीनन फ़ायदा होगा और डे 1 से आप परमानेंट रेजिडेंट्स बन जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। और इसका फ़ायदा ये है कि आप 5 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। जितनी भी स्पेनिश कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर अमेरिका की तरह, कनाडा की तरह 5 साल के बाद पासपोर्ट दे ही देती हैं। तो उसके लिए सिर्फ रिक्वायरमेंट इतनी होगी कि आपको स्पेनिश सीखनी होगी, वो भी बेसिक लेवल की। और कहीं किसी जगह पे, जिस जगह पे भी आप रहेंगे वहाँ की अगर आप 5 साल रहते हैं तो आपको इतनी तो लैंग्वेज आ ही जाती है, समझ आ जाती है ज़बान की, कि आप बात कर सकते हैं और डेली जो ज़रूरियात हैं वो आपकी पूरी हो जाएंगी। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।